हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। चाहते हैं पर वह अपने आदर्शों पर अड़ा है। न तो वह मानव जैसी आधुनिकता से शादी के लिए तैयार है और न विदेश में बसने के लिए। फिर मेरी सांस अटकने लगी थी। बॉस ने उसे किसी बिगड़े हुए केस में फंसा दिया। एक आध दिन में उसके सस्पेंशन के ऑर्डर आने वाले हैं। हम लोग तो समझा रहे हैं कि बदनाम होने से अच्छा है पहले रिजाइन कर दो और अपना एक छोटा सा नर्सिंग होम खोल लो। सही में शक्ल की बातों से सहमत थी, पर आंटी पैसे की समस्या है। परवेज जैसा खुददार लड़का किसी के आगे हाथ भी तो नहीं फैलाएगा। अच्छा, उसे शाम को घर भेज देना। मैंने उसके लिए खीर बनाई है। शाम को उदास चेहरे और पपड़ाए होठों के साथ परवेश घर में प्रविष्ट हुआ तो मैं समझ गई वह रिजाइन करके आ रहा है। मैंने उसके हाथ मुँह धुलाए और खीर की कटोरी पेश कर दी। वह चुपचाप खाने लगा। मुझे उस पर बेहद लाड आ रहा था। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने कहा, तुम रिजाइन कराए? आपको किसने बताया? वह बेतेरह चौंक उठा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी इतनी बड़ी परेशानी तुमने मुझसे अपनी माँ से छिपाई। तुम अपना नर्सिंग होम खोलो, पैसा मैं दूंगी। कैश कम होगा तो कहने दूंगी। नहीं माँ जी, नहीं, मैं आपसे पैसे क्यों? मुझे अपनी माँ नहीं मानते। यह माँ जी की पुकार ढोंग है। वह रात भर पलक झपकाए बिना मेरे सिरहाने बैठना, दवाइयाँ लाना देना, बुखार नापना, दलिया खिलाना। पर मैं ये सब कैसे चुका पाऊँगा? चुकाने की ज़रूरत भी नहीं। नहीं, फिर मैं ये सब नहीं लूँगा। अच्छा, उधार समझ कर ले लो, धीरे धीरे चुकता कर देना। तुम जैसा खुददार आदमी कभी नहीं झुकेगा। मुझे मालूम था। मैं कल ही बैंक से सारा रुपया निकलवाती हूँ। अब मुस्कुराओ और एक कटोरी खीर और लो। अगले दिन प्रसन्नचित्त मन से बैंक से गहने की पिटारी और ढेर सारा कैश लेकर मैं बाहर निकली। परवेश आएगा तो कितना खुश होगा। अगले ही पल मुझे ख्याल आया, परवेश तो रिजाइन कर चुका है, फिर तो वह घर पर ही होगा। मैंने मालिक से ऑटो उधर मोड़ने को कहा। दरवाज़ा खुला था। बैग के लिए दरवाजे के समीप पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। परवेश और शक्ल का वार्तालाप साफ सुनाई दे रहा था। क्या फांसा है? तूने बुढ़िया को कल सारा पैसा गहने लेकर तो विदेश रफू चक्कर हो जाएगा और वहाँ माइकल के साथ नर्सिंग होम की पार्टनरशिप में करोड़ों कमाएगा। क्या क्या कहानियाँ गढ़ी
और कैसे कैसे नाटक किए तुमने बुढ़िया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे लिए कोई ऐसी बुढ़िया फांस दे तो मैं भी आकर तुझे ज्वाइन कर लूँ। आखिर तुम्हारे कहे अनुसार मोना वाली कहानी सुनाकर मैं भी तुम्हारी हेल्प की है। श्योर श्योर। वाइट नोट परवेश की खुशी में डूबी लड़खड़ाती आवाज़ उभरी। उसने पी रखी थी जैसे यही मुर्गी क्या बुरी है। मेरे भाग जानने के बाद तुम इसके आंसू पोंछना, मुझे खूब गालियाँ देना कि वह तो भेड़ की खाल है, मैं भेड़िया निकला, बुढ़िया के पास खजाना है, बेटियों के भी गहने रखे हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है, तुझे थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। दोनों का सम्मिलित ठहाका मेरे कानों को बर्छी की तरह भींग गया। मेरे कदम जो मुड़े तो फिर ऑटो तक आकर ही रुके। मालिक वापस बैंक चलो। बैग को मजबूती से थामे हुए मैं दृढ़ता से कहा। मेरा सब कुछ लूटते लूटते बाल बाल बच गया। मुझे अब खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों से निशब्द अनवरत आंसू टपक रहे थे। इतना दुख तो मुझे सोने की चैन छीन जाने पर भी नहीं हुआ था। है मिसेज शर्मा की साड़ी जैसे साड़ी लेकर देना। 2 दिन में अकल ठिकाने आ गई। श्रीमती जी को लेने उनके मायके पहुंच गए। पहले की यानी पुराने जमाने की श्रीमती जी की वीरा में आस लगाई बैठी होती कि ये संदेशा आए और वे वापस अपने श्रीमान के पास जाए। सो हैप्पी एंडिंग। आज के पति महोदय 33-34 वर्ष के बच्चे के पिता कैरियर की सीढ़ियों चढ़ने में लगे हुए। अगर पत्नी मायके बैठ जाए तो यह सौभाग्य तो किसी नसीब वाले को ही मिलता है। आजकल यदि मायका और ससुराल एक ही शहर में है तो महीने में एक बार श्रीमती जी एक शाम के लिए मायके जाती है, क्योंकि वो काम करती है और साप्ताहिक छुट्टी में आउटिंग पर जाती है। मायके की हर पल की खबर सोशल मीडिया पर मिलती रहती है, फिर भी फ़ोन तो देना दिन भर होता ही रहता है, तो फिर जाने की क्या आवश्यकता। हाँ, जब बच्चा छोटा था तो डेली उसके मायके छोड़कर ऑफिस जाती थी। अब श्रीमती जी के रूठ कर मायके जाने के फायदे देखिए। सुबह सुबह कोई अलार्म की तरह उठो उठो का रोग नहीं लगता। बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने का कोई नहीं कहता। भीगा तौलिया बेड पर फेंकने पर कोई नहीं टोकने वाला नहीं था। सुबह सुबह महकती स्टाइल्स कपड़ों के में सजी सवरी काम वाली देखकर मन खिल जाता। श्रीमती जी के सामने कनखियों से देख पाते अब खुली छूट। नाश्ता स्वयं बनाना आता है। ब्रेड बटर, अंडा फ्राई और टिप वाली चाय। काम वाली तब तक घर साफ कर देती जनाब ऑफिस समय पर पहुंच जाते। मैडम मायके गई सुनकर सब दोस्त जश्न मनाने लगते हैं। तुम्हारे फर्स्ट बैचलर होने की पार्टी तो बनती है। ऑफिस की कुछ कुंवारियाँ जिनकी शादी की उम्र निकल रही होती, वे चांस लेने लगती हैं, घर का खाना ऑफर करने लगती हैं। आज के श्रीमान को फ्लर्ट करने का पूरा अवसर मिलता है। मज़े ही मज़े। देर शाम तक ऑफिस में काम करके बाहर घर 8 बजे पहुंचो या 9 बजे कोई कुछ कहने वाला नहीं। रात का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी लड़की मित्र के साथ खाओ या घर पर पिज़्ज़ा मंगा लो। विकल्प बहुत हैं। छुट्टी के दिन इंटरनेट से
देखकर नई नई रेसिपीज बनाने का मज़ा ही अलग होता है। आजकल श्रीमतियाँ समान अधिकार के कारण श्रीमान को भी किचन में हाथ बटाने को कहती हैं, इसलिए वे बहुत कुछ बनाना जानते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े ऑटोमेटिक धुल जाते हैं, कुछ काम वाली से करा लिए जाते हैं। एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं, जो चाहो चैनल देखो टीवी में या फिर देर रात तक ऑफिस का काम करें। लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन में लगे रहे सोशल साइट्स पर सब अपनी मर्जी से, कोई बेड पर सोने का इंतजार नहीं कर रहा। श्रीमती जी घर में है या किसी पड़ोसी को इससे कोई मतलब नहीं। बच्चों से रोज बात हो जाती हैं पर श्रीमती जी से नहीं। वे सोचती हैं इतने दिन बीत गए पर कहीं कोई और तो नहीं ढूंढ ली, और फिर अपने अधिकार से अपने घर अपने बच्चों के साथ लौट आती है तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। आप हमें छोड़कर कभी मत जाना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, यह श्रीमान जी मुँह से तो कह देते हैं पर ही मन सोचते हैं श्रीमती जी को कभी कभी मायके भी जाना चाहिए। तिल तिल कर जलाया 10 साल से कांटे में ही, जानती हूँ चांदनी और मेरी इज्जत बची रहे, उसके लिए कितनी रातें मैंने असुरक्षा के माहौल में काटी। आज भी तुम क्या सुरक्षित हो? खैर छोड़ो इन बातों को। चांदनी से मिलने आया था, मिला और चला गया। मानसी की माँ बोली। कल फिर आया तो तुम क्या उसको मना कर दोगी? तनिक रंज को कर मानसी की माँ बोली। अगर चांदनी ने जिद की तो क्या तुम उसे बांध सकोगी? माँ के इस कथन पर मानसी गहरी सोच में पड़ गई। सयानी तो होती बेटी को यह क्या बांध सकेगी? सोचते सोचते उसके हाथ पांव ढीले पड़ गया, लगा जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया गया हो। वह बेजान बिस्तर पर पड़कर सुबकने लगी। मानसी की माँ ने संभाला। अगले दिन मानसी हरारत के चलते ऑफिस नहीं गई। चांदनी भी घर पर ही रही। मम्मी पापा के बीच चलने वाले द्वंद्व को लेकर वह पसोपेश में थी। आखिर सबके पापा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उसके पास रहने में मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है, यह सवाल बार बार उसके जेहन में कौंधता रहा। मानसी ने सफाई में जो कहा उससे चांदनी संतुष्ट नहीं थी। एक रोज स्कूल से चांदनी घर आई तो रोने लगी। मानसी ने पूछा तो सिसकते हुए बोली, कंचन कह रही थी कि उसकी माँ तलाकशुदा है। तलाकशुदा औरतें अच्छी नहीं होती। मानसी का जिद अक्षर रह गया। परिस्थितियों से हार न मानने वाली मानसी के लिए बच्चों के बीच होने वाली सामाजिक निंदा को बर्दाश्त कर पाना असहाय था। इंसान यही हारता है। उत्तेजित होने की जगह मानसी ने प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ सचमुच गंदी है? फिर पापा हमारे साथ रहते क्यों नहीं? तुम्हारे पापा और मेरे बीच कोई संबंध नहीं था। मानसी का कुछ छिपाने की मुद्रा में न थी। फिर वह क्यों आए थे तुझसे मिलने? मानसी बोली। यही पढ़े लड़ाई जारी है। सुकन्या ने जैसे जीता सबका दिल। वह क्यों न हमारे साथ रहते। किंचित उसके चेहरे से तनाव झलक रहा था। नहीं रहेंगे क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। मानसी का सब्र तेज हो गया। मम्मी क्यों करती हो नफरत? वह तो आपकी बहुत तारीफ करते थे। यह सब तुम्हें भरमाने का तरीका है। मम्मी जो भी हो मुझे पापा चाहिए, अगर नहीं मिले तो?
मैं ही उनके पास चली जाऊंगी और अपने साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगी। मैं न जाऊं तो तब मैं यही समझूंगी आप सचमुच में गंदी मम्मी हो। आगे बढ़े मानसी यह नहीं समझ पाई कि पति से अलग होने की हिम्मत वह जुटा पा नहीं रही थी। यह उसे के मध्यवर्गीय संस्कार ही थे जिनका प्रणव ने हमेशा ही मजाक उड़ाया है। ऐसे 1 महीना बीत गया। इस बीच कई बार छोटी मोटी बातें हुई, पर तन्नू ने अब वह खुद को तटस्थ कर लिया। लेकिन वह भूल गई थी प्रणव के विस्फोट का एक बहाना उसके समय ही उसे थाली में परोस कर दिया गया। कॉलेज से मिलने वाली तनख्वाह बेशक प्रणव ने कभी उससे नहीं ली और न ही बैंक में जमा पैसे का कभी हिसाब मांगा, परंतु तन्नू अपनी तनख्वाह का चेक हमेशा ही प्रणव के हाथ में रखती और वह बिना देखे लौटा देते। इतने वर्षों से यह नियम चला रहा है। यह भी पढ़े बीरा गांव वालों ने क्यों माफी मांगी। तन्नू ने जब इस महीने में भी चेक लाकर प्रणव को दिया तो उस पर नजर डालकर वह पूछ बैठे, इस बार चेक में अमाउंट क्यों कम है। पहली बार ऐसा सवाल सुनकर तन्नू चौंक गई। उसने सोचा ही नहीं था प्रणव चेक को इतने गौर से देखते हैं। अब उसे बताना ही पड़ा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा। इस महीने शायद स्टाफ क्वार्टर के कट गए होंगे। अभी उस समय का वाक़या पूरा नहीं हुआ था। स्टाफ क्वार्टर के? किसका? तुम्हारा कब लिया और क्यों लिया मुझे बताया भी नहीं। तन्नू ने जवाब देने नहीं बना। बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकले। 1-1.5 महीना हो गया। मैं बताना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे भी अब मैं वापस करने की सोच रही हूँ। 1 महीने से तुम्हें मौका नहीं मिला, मैं मर गया था क्या? यूँ कहो कि तुम्हें बताना नहीं चाहती और जब लिया है तो वापस करने की क्या ज़रूरत है? रहो उसमें। नहीं, मैंने रहने के लिए नहीं लिया। फिर किस लिए लिया है? उस दिन आपने ही तो मुझे घर से निकल जाने को कहा था, तो गई क्यों नहीं? अब तक मैं पूछता हूँ, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपकी वजह से नहीं गई। समाज क्या कहेगा? आपको इस उम्र में अपनी पत्नी को निकाल दिया। आप क्या जवाब दोगे? आपकी ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा? मैं समाज से नहीं डरता। किस में हिम्मत है जो मुझसे पसंद करेगा और मेरी ज़रूरतों के लिए तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मुँह पर भी 4 पैसे मारूंगा दौड़कर मेरा नाम करेगा। मेरा ख्याल करके नहीं गई। 4 पैसे की नौकरी पर इतना इतराती हो। अगर मेरे बिना तुम हो क्या? तुम्हें समाज में लोग मिसेज प्रणव राय के नाम से जानते हैं। तन्नू इस अपमान को सह नहीं पाई और सकता कुछ नहीं हो। पति के मध्य रिश्ता अवश्य ही अनाथ हो गया। दोनों के बीच का गहन अबोला पूरे घर में साए साए करता डोलने लगा था। दो छोटी बेटियां तो अबोध थी अभी, पर किशोर अवस्था की ओर पग बढ़ाती बड़ी बेटी शिप्रा कुछ समझ रही थी, कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। सनू पता नहीं किस अज्ञात प्रेरणावश हर समय उसी के साथ चिपका रहता। अपने सारे संचित शक्ति से वह अपने दृढ़ निश्चय, साहस तथा ममता को जागृत रखती कि कहीं किसी कमजोर पल में निष्ठुर और पौरुष अपने सामने घुटने टेकने की व्यवस्था न कर दे। 3 दिन का छुट्टा घर समेटने लगी। उसे तो नीलाभ की टेबल पर मेडिकल पत्रिका का एक अंक पड़ा देखा, जन्मजात एवं वंशानुगत शारीरिक विसंगतियों का विशेषांक। रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली तो देखा
नीलाभ लैपटॉप पर दलचित होकर पता नहीं क्या काम कर रहा था। सांस रोककर वह चुपचाप देखती रही थी। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद कर नीलाभ कोहनी को मेज पर टिकाए दोनों हथेलियों में अपना झुका हुआ सिर थाम देर तक बैठा रहे। सुबह नर्सिंग होम नहीं गए कि पता नहीं किस उधेड़-बुन में लगे हुए थे। कभी किसी को फोन करते, कभी कागज पत्र फैलाकर बैठ जाते। अचानक उठे और अटैची निकालकर सोनू का सामान उसमें भरने लगे। उसे लगा वह गस खाकर गिर पड़े, वरना सारा अहंकार, सारा मान अभिमान भूलकर नीलाभ के पैरों पर लौट गई। बस करो और मुश्किलें न बढ़ाओ, ये सब कर मेरे लिए, नीलाभ तड़प कर बोले। पत्थर नहीं हूँ मैं, कोई इलाज नहीं है इसका यहाँ, और विदेश में इतना महंगा है कि मैं अपना सब कुछ बेच दूँ तो भी पूरा न पड़ेगा, समझी तुम? उस पर भी गारंटी कुछ नहीं, पता नहीं नीलाभ की खींच, क्रोध और चिल्लाहट का मूल कारण क्या था। एक ऐसा अपाहिज बेटे के प्रति पिता का फर्ज निभा पाने की अक्षमता, या एक कमजोर क्षण में एक निराश्रित को अपना मान लेने का निर्णय। शिप्रा आंसू में भीगी डरी समी दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। दोनों छोटी बच्चियां भी डर के मारे अपने कमरे में दुबकी हुई थी। इससे पहले उन्हें कभी पिता को इतना क्रोध में नहीं देखा। ये भी पड़े लौट जाओ शैली, विनीत ने क्या किया था। तभी डोरबेल बजी, सन्नाटा पसर गया कमरे में। क्षण भर को सब छिट गए। वह खुद को संभालती उठी और दरवाजा खोला। प्रजापति जी थे, नीलाभ के पितर एवं शिप्रा के लोग। जब खेल के कोच गैर असहज वातावरण को भागकर कुछ अचकचा से गए थे, वह समझ गए थे कि उनके आने का कारण अंतरविद्यालय प्रतियोगिता को कुछ ही दिन रह गए हैं और शिप्रा का ध्यान ही नहीं आजकल किसी चीज में। प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आती आजकल बेटा? सीधे शिप्रा से पूछा। क्या तो प्रजापति जी ने। शिप्रा अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है इस खेल में। मुझे नहीं खेलना, उसने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों, क्या मुसीबत आ पड़ी? पता तो चले। गोल्ड जीत सकती हो, स्टेट लेवल पर जाओगी। दिमाग में भूसा भरा क्या? क्या चांस रोज रोज नहीं मिलते। नीलाभ ने शिप्रा के सर के बेट होने का भी लिहाज नहीं किया और अपने भीतर दबा कहीं का आक्रोश कहीं निकला। शिप्रा डर कर बोली तो हैरानी से प्रजापति जी बोले। उनकी बात बीच में ही काट कर नीलाभ बिफर पड़े। चोट उसे लगी है, तुम्हारी तो सलामत है न दोनों टांगे। चोट के डर से क्या घर पर बैठ जाओगी? शिप्रा आंसू रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। आंखों जैसे जल रही थी उसकी, मुंह तमतमा गया। उसकी दृष्टि सोनू के पैर पर जमी थी। लग सकती थी मुझे भी कहीं मेरे पैर भी नहीं, आप मुझे भी सोनू की तरह रुलाई मत। शब्द गुड़मुड़ हो गए थे। पुत्री के टूटे फूटे अस्फुट